हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमूल शर्मा और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ल्यूशन क्लासेस के पहले लेक्चर में। और आज मेरा जो पहला लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर 1 बायोलॉजी क्लास 12th। यस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 12th का पहला चैप्टर बायोलॉजी का। यस, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपके साथ निभाऊंगा केमिस्ट्री में भी। वहीं पर दूसरी तरफ अनिकेत सर आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हम सब आपका साथ देने के लिए आ चुके हैं। और आज हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी का क्लास 12th का पहला लेक्चर ऑफ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम होने वाला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर का नाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम क्लास 10 से थोड़ा सा आइडिया लेकर आए हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हमने उसकी डिटेल्स क्लास 11 में एक्सप्लोर करी और अब हम फाइनली फुल डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जब मैं आपसे बात करता हूं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की, तो यहां पर जो टर्म आता है रिप्रोडक्शन, जिसका मीनिंग होता है रिप्रोड्यूस करना, जिसका मीनिंग होता है रिप्रोड्यूस करना। सरल शब्दों में बताऊं तो जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना, यानी कि रिप्रोडक्शन। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग अलग तरीके से होता है। जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल, यानी कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से हम बात करें जैसे कि अमीबा, ठीक है, तो वहां पर बहुत ही बेसिक सा मेथड होता है जहां पर पेरेंट सेल ही दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और वो दो डॉटर सेल बनकर अपनी आगे की जिंदगी जीती है। वहीं पर एक कॉम्प्लेक्स यानी कि एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जब मैं आपसे बात करता हूं तो वहां पर जो है रिप्रोडक्शन का मेथड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यही सारी डिटेल्स आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं और आई होप कि आपको इस जर्नी में मजा आएगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप सबकी हेल्प करके। और आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, जब भी तो मेरा काम आसान होगा, क्योंकि जब तक आपको मजा नहीं आएगा तो यार आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका साथ देने की। आपका बस काम है अच्छे से समझना। जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगली वीडियो में आपको उसका हल जरूर मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लाइफ स्पैन। सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में आता है हमारे पास वो आता है लाइफ स्पैन। अब अगर एनसीईआरटी की भाषा में बात करें तो लाइफ स्पैन की जो डेफिनेशन होती है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज लाइफ स्पैन। यानी कि एक जीव या कोई इंसान या कोई जानवर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब से उसका जन्म हुआ होता है और जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बीच के जीवन के जो सफर होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग होता है। यहां पर एक लाइन एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखी हुई है कि किसी भी जीव का जो लाइफ स्पैन है आप उसको उसके साइज के साथ कंपेयर करके उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब हम बात करते हैं एक पैरट की, तो पैरट का साइज तो काफी छोटा होता है लेकिन उसका लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होता है, ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं क्रोकोडाइल की, जो कि एक पैरट से काफी बड़ा होता है, उसका लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ 60 इयर्स होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास काफी सारे ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं जिनके लाइफ स्पैन कुछ के एनसीईआरटी में दिए गए हैं और कुछ के नहीं दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप आपको लाइफ स्पैन समझ में आया होगा। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। लाइफ स्पैन मींस द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यही सेम डेफिनेशन आप अपने बोर्ड के एग्जाम में भी लिखोगे। इस बार तो एमसीक्यूज होने वाले हैं
तो जहां पर भी ये डेफिनेशन लिखी मिल जाए समझ लेना ये किसको रेफर कर रही है, लाइफ स्पैन को। एमसीक्यूज में मैं आपसे बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर क्वेश्चंस ना इस पार्ट से, यानी कि लाइफ स्पैन की जो वैल्यूज है, यानी कि पैरट का जैसे लाइफ स्पैन 140 इयर्स है, क्रोकोडाइल का 60 इयर्स है, काऊ का 15 इयर्स होता है, तो इस तरीके से इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर में मजा आ रहा होगा, और अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बैनियन ट्री की। एक बैनियन ट्री की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 200 इयर्स, यानी कि जो बैनियन ट्री होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है बच्चों 200 इयर्स। समझ रहे हो, एक बैनियन ट्री जो नॉर्मल सा पेड़ होता है हमको लगता है कि ये कितना ही जिएगा, लेकिन उसकी जो लाइफ स्पैन है वो है पूरे के पूरे 200 इयर्स। इसके बाद जो अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो है टोर्टोइज, कछुआ। आप सभी ने देखा होगा, हकीकत में नहीं तो मूवीज में तो जरूर देखा होगा। एक कछुए की लाइफ होती है 150 इयर्स से लेकर लगभग 200 इयर्स। ठीक है, आपने वो देखा होगा, एक मूवी आई थी फाइंडिंग नीमो, तो उसमें जब वो मतलब जो उसके पापा होते हैं जब वो ढूंढने जाते हैं तो उसमें रास्ते में उनको कछुए मिलते हैं, और वहां पर वो कछुआ खुद बताता है कि मेरी एज जो है वो 150 इयर्स है। तो ये बात को आप यहां से भी ध्यान रख सकते हो मूवी के रेफरेंस। ऐसे कमाल कमाल के ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने तो भाई ऐसे याद कर रखे हैं, तो तुम्हें भी फायदा होना चाहिए ना होना चाहिए, तो दोनों मैं और आप दोनों मिलकर याद करेंगे। ठीक है, टोर्टोइज के बाद अगला जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आता है वो आता है पैरट। और पैरट जैसे कि मैंने राइट नाउ अभी बताया था, पैरट का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 140 इयर्स का। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करते हुए चलना। पैरट के बाद अगला जो ऑर्गेनिज्म आता है वो आता है मैन। यस, मैन के कोई गैसेस देखो, एकदम एक्यूरेट तो हम नहीं बता सकते, बट एवरेज अगर हम लेते हैं तो एवरेज हम लेते हैं मैन की लाइफ स्पैन के लिए 100 इयर्स। कितना एवरेज लेते हैं? 100 इयर्स। ठीक है, मैन के बाद हमारे पास अगला आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का मैंने आपको बताया 60 इयर्स। क्रोकोडाइल की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है भाई साहब? वो होती है 60 इयर्स। कितनी होती है? 60 इयर्स। इसके बाद आता है आपके पास क्रो। अब देखो यहां से साइज कंपैरिजन करते हैं। देखो पैरट और क्रो का साइज लगभग सेम होता है। पैरट का आपने देखा, पैरट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 140 इयर्स है, लेकिन जब मैं बात करता हूं क्रो की, तो जो क्रो है, हालांकि अगर रियलिटी में आप देखोगे तो क्रो का यानी कि कौवे का जो साइज होता है वो पैरट से तो थोड़ा सा बड़ा ही होता है। ठीक है, बट क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ होता है 15 इयर्स। कितना? 15 इयर्स। तो देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो इसलिए एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का अंदाजा उसके साइज से नहीं लगा सकते। इनको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके बाद लिस्ट में हमारे पास दो नाम और आते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। इनके बाद जो नाम आता है हमारे पास आता है वो आता है बटरफ्लाई का। ठीक है, तो बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 1 से लेकर 2 वीक्स तक का। बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है जी 1 से लेकर 2 वीक्स तक का। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वीट से रिलेटेड। वीट का लाइफ स्पैन कितना होता है? गेहूं जो होता है तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो 6 मंथ्स होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर 6 महीने में गेहूं की फसल हो जाती है। ठीक है, खरीफ क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, गर्मियों में लगाई जाती है ये। ठीक है, सर्दियों खत्म होने तक ये मैच्योर हो जाती है। तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 6 मंथ। एंड लास्ट में हमारे पास आती है फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई से रिलेटेड हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स भी है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज से, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो फ्रूट फ्लाई के लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो जी वो होता है 1 वीक। दैट्स इट। फ्रूट फ्लाई सिर्फ 1 वीक तक जिंदा रहती है, ब्रीड करती है, और इसी 1 वीक में वो मर भी जाती है। देख रहे हो कितनी छोटी सी लाइफ है फ्रूट फ्लाई की। हमारे तो हमने एवरेज निकाला है 100 इयर्स। हालांकि आज के जैसा लाइफस्टाइल हो चुका है, ऐसे लाइफस्टाइल में आप देखते हैं कि 100 इयर्स तक पहुंच पाना
बहुत ही चैलेंजिंग काम हो चुका है। 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन, यानी कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, जो कि आज की डेट में नहीं है लोगों का। तो इसलिए आप भी अगर सोते हो ज्यादा लेट तो भैया थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्टमेंट करो, सुबह को एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करो, लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो जी फाइनली हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा जो अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो आता है जी फाइनली रिप्रोडक्शन। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। केयरफुली सुनना, क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों को, तो मैं नहीं चाहता जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो इस कंफ्यूजन का शिकार हो। ल्यूशन क्लासेस मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, चलो जी रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच, क्या डेफिनेशन है जी, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पढ़ सकते हो। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई जीव प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग्स, देखो जो भी नई प्रोजेनी बनती है ना उसको हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग्स, या डेफिनेशन सॉरी यहां पे स्पेलिंग गलत हो गई थी, थोड़ी सी करेक्ट कर दिया मैंने। तुम नीचे कमेंट करके बताते मेरे को, मुझे पता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी करेक्ट कर दी। देखा, मैं भी स्मार्ट हूं। ठीक है, तो प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सिमिलर और डिसिमिलर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमिलर और डिसिमिलर टू देम is referred as reproduction, is referred as reproduction। अब देखो इस बार क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो आएगा नहीं टर्म 1 का, एमसीक्यूज आएंगे, तो हमें डेफिनेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। बट डेफिनेशन में आपको इसलिए एक बार आपकी नजरों के सामने ला रहा हूं ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में कोई आपके सामने डेफिनेशन आ जाए और पूछ ले कि ये डेफिनेशन किस टर्म को रेफर कर रही है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सिमिलर और डिसिमिलर टू देम इज रेफर्ड एज रिप्रोडक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर ले, जिनको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चे। ठीक है, चाहे वो उसके सिमिलर हो चाहे वो उसके डिसिमिलर हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे सिंपल तरीका नहीं है यार रिप्रोडक्शन को समझने का। यार तुम अच्छे खासे 12th के बच्चे हो, इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और रिप्रोडक्शन में आगे क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं जो हम यहीं पर करके क्लास 10th की तरह खत्म कर देंगे। नहीं भैया, आपको 12th क्लास में डाला है तो उसका कुछ तो फायदा लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन को हम 2 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। टाइप 1 होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप 1 मेरा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड टाइप 2 होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात ध्यान देते चलना कि ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं इनको हम बोलते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म्स। जहां अब मेरे को बार बार पूरा टर्म लिखना पड़ेगा रिप्रोडक्शन, उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका प्रीशियस टाइम भी वेस्ट होगा, तो मैं नहीं चाहता वो हो, इसलिए हम एब्रीवेटेड फॉर्म्स का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरईपी। मैंने रिप्रोडक्शन की एब्रीवेटेड फॉर्म बना ली, यानी कि शॉर्ट टर्म बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में स्पेसिफिक होकर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसको तो रब कर दूं, जब तो डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली जो बात है वो ये है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली आपको यूनिसेल्यूलर यानी कि
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, जहां पर एक सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो जनरली यूनिसेल्युलर एंड सिंपलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, मतलब एक से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं पर जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं, एंड सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यूनिसेल्युलर एंड सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए हमको मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी सारे टाइप्स का होता है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल, यानी कि यहां पर एक ही पेरेंट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है। इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यह बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है ना। एक और पार्ट जहां से हमारा क्वेश्चन बन जाता है वो ये है दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिकॉल करते हैं सारा, उसके बाद इस पॉइंट पर स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। तो हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन में हमने दो टाइप्स पढ़े, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंटर हमारे पास आता है, जनरली यूनिसेल्युलर एंड सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको जनरली यूनिसेल्युलर एंड सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। दूसरा पॉइंटर इसमें हमारे पास आता है कि ये हमेशा यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि ये आप को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है जो जनरली दो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब पेयर्स में नहीं रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझते हैं, जरा देखिए। मेरा पॉइंट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। देखो जी, अब ये टर्म यहां पर क्यों यूज हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, मतलब ग्रोथ एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा ध्यान समझिए। देखो, जब भी हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ में हम कंसीडर करते हैं, ग्रोथ की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, उस चीज को हम बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हो क्या रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट है, ठीक है, वही धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, वही धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर वो नियरली दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला होता है और फाइनली वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। फाइनली सिंगल पेरेंट सेल ही दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर भी हो क्या रहा है एक्चुअली में, भले ही पेरेंट सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन सेल नंबर तो यहां पर भी इंक्रीज हुआ ना, एक सेल से दो सेल बन गई। तो इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक तरह की ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो, इसकी जो डिटेल्स है वो हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी डिटेल से ही पूरे चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनने के। मैंने आपको एग्जांपल दिया ये विद द हेल्प ऑफ अमीबा, तो आप समझ गए होंगे अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें आपको देखने के लिए मिलता है, अमीबा में, ठीक है। अब ये तो थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जनरल पॉइंट्स, ठीक है।
अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। यस, ये बच्चे 10th क्लास नहीं है मेरे भाई कि 2 पॉइंट पढ़े और आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं होता। ऐसा होता तो यार 12th में क्यों भेजते, तो मैं 10th में ही ना पढ़ाते रहते हम। चलो जी आ जाओ, अब बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। यस, हाँ जी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो देखो जी, काफी सारे टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास आता है बाइनरी फिशन। अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं तो पहला जो टाइप है वो है फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला जो टाइप है वो है जी हमारे पास फिशन। कौन सा टाइप है जी? फिशन। अब फिशन में हमारे पास 2-3 तरह के हैं। बाइनरी फिशन, दोनों को समझाऊंगा यार, दोनों तीनों को समझाऊंगा। एक्चुअली में 3 है, क्योंकि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन ये दोनों तो आपको याद ही आ गए होंगे। तीसरा और आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशन। ट्रांसवर्स फिशन किसी किसी बुक में है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बट शायद नए एडिशन में इंक्लूड कर लिया गया है। मैंने नया एडिशन अभी देखा नहीं है यार, समय नहीं मिलता है, तो बट मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। तो फिशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फिशन। फिशन वो प्रोसेस होता है जहां पर पेरेंटल बॉडी ही डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसमें 3 टाइप होते हैं, बाइनरी फिशन, दूसरा होता है मल्टीपल फिशन, ठीक है जी, एंड थर्ड होता है हमारे पास ट्रांसवर्स फिशन। थर्ड होता है हमारे पास ट्रांसवर्स फिशन। तो फटाफट इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करो जल्दी से। कर लिए? अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो ना तो महामूर्ख हो तुम। 12th में हो, ये बात तुम्हें बताने की है। तुमको तो यार पता होना चाहिए, तुम मूर्ख थोड़े ना हो, तुम तो अच्छे खासे इंटेलिजेंट हो ना, जब तो यहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है। तो नोट्स तुम्हें खुद बनाने पड़ते हैं। कॉलेज में जब पहुंचोगे किसी भी, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाओ चाहे आप रेगुलर कॉलेज में जाओ, तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि बच्चे रजिस्टर निकाल, पेन निकाल, कॉपी खोल, तीसरे पन्ने पर जा, नोट डाउन कर। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हम भी सोचते थे कि शायद टीचर हमारी मस्ती ले रहे हैं, टीचर हमसे मजाक कर रहा है, लेकिन मजाक नहीं, ये बात सच निकली। जब हम कॉलेज में पहुंचे तो लिटरली टीचर आता है, आई मीन प्रोफेसर आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। वो कुछ भी नहीं बताते, मतलब डिटेल्स तो भूल जाओ, जितना डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं वो इतना नहीं बताते। उनके लिए आप पढ़ पढ़ा कर गए हो, वहां पर जितना उनका सिलेबस है वो आपको बस उतना ही बताएंगे और निकल जाएंगे। ना तो वो आपसे एक बार भी ये कहेंगे बच्चे कॉपी निकाल ले, पढ़ ले थोड़ा सा। भाई आपको नोट डाउन करना है करो, नहीं करना है मत करो। आपको क्लास से बाहर जाना है चले जाओ, क्लास में बैठकर पढ़ना है पढ़ दो। ये लिटरली हर कॉलेज में ऐसा होता है, चाहे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना, चाहे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना। तो खैर, कॉलेज का नाम सुन के थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट आती है, बट इस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो। पहले एग्जाम्स आ रहे हैं टर्म 1 के। देखो तुम्हारे साथ ना सीबीएसई वाले मजाक कर रहे हैं, सच बताऊं तो। अब देखो हर साल तो ये होता ही है कि भैया डेट शीट आ गई, और कहते हैं कि इस बार भी ऐसे हुआ कि हवा में खबर उड़ गई, 15 नवंबर से सीबीएसई के एग्जाम हो रहे हैं। अब 2 दिन पहले सीबीएसई को आंख खुली, अरे खबर फैल गई, डेट शीट रिलीज हो गई। हमने डेट शीट रिलीज कर दी, हमें नहीं पता। तो फिर भैया सीबीएसई को याद आया, सीबीएसई ने फिर से ट्विटर पे जाकर ट्वीट करा कि भैया हमने कोई डेट शीट रिलीज नहीं करी है, बच्चों ने एक दूसरे के साथ मस्ती कर लिया और उसका शिकार आप भी हो चुके हो, ठीक है। तो जहां तक इनपुट आया है वो ये आया है कि जो एग्जाम्स हैं आपके टर्म 1 के, वो 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में स्टार्ट होंगे और 20 से लेकर 25 दिसंबर के आसपास तक चलेंगे। यस, तो आपका दिसंबर जो है हॉलीडेज के बाद, आई मीन फेस्टिवल्स के बाद बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। तो अच्छा, दिवाली वगैरह भी 9 दिसंबर तक, आई मीन 9 नवंबर तक सब कुछ ओवर हो जाएगा, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा पढ़ने के लिए। तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिशन बात कर रहे थे, फिशन में हम बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड ट्रांसवर्स फिशन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो जी सबसे पहले डिटेल हम जो जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा बाइनरी फिशन, ठीक है। सबसे पहले हम डिटेल्स डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी फिशन के बारे में।
तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल देकर पढ़ाया था, ठीक है, बाइनरी फिशन कुछ ऐसा ही होता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो पेरेंटल बॉडी होती है वही धीरे धीरे पार्ट्स में मोशन करने लगती है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। ये सेकंड पार्ट बेचारा थोड़ा सा कम न्यूट्रिशन वाला बन गया, इसको भी पूरा न्यूट्रिशन वाला बना देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमीबा है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल हो गया, ठीक है। यही न्यूक्लियस धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगता है दो सेल्स के बीच में, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये पेरेंट सेल दो सेपरेट न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, दो नई डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये पेरेंटल अमीबा था और ये आपकी हो गई डॉटर सेल्स, ये आपकी हो गई जी डॉटर सेल्स, ठीक है। अब ये मत पूछने लगना सर डॉटर क्यों कह रहे हो, सन क्यों नहीं कह रहे, नहीं, ये सब बात नहीं करेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो बाइनरी फिशन में सिंपली आपकी पेरेंटल बॉडी दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। फटाफट इसके डिटेल्स नोट डाउन कर लो। चलो जी, आई होप आप सभी को बाइनरी फिशन समझ में नहीं आया। जिसको फिशन समझ में नहीं आया नीचे कमेंट कर दो, आपके लिए हम दोबारा से पढ़ाई करेंगे। यस, रिवीजन फेज भी स्टार्ट करेंगे, दिसंबर से रिवीजन फेज स्टार्ट करेंगे फॉर सब्जेक्टिव पेपर्स। फिलहाल हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे रहा है, एमसीक्यूज पर, तो वही तो डिस्कस करेंगे। चलो जी, अगला टॉपिक आता है हमारा इस फिशन में ही, फिशन के अंदर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीपल फिशन, ठीक है जी। टॉपिक का नाम है मल्टीपल फिशन। ये भी फिशन का दूसरा टाइप है, मतलब एक तरह का फिशन नहीं है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल बॉडी होती है ना, जो पेरेंटल बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर ही बहुत सारी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, उसके अंदर ही बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, जिनको हम रेफर करते हैं एज स्पोर्स, जिनको हम रेफर करते हैं एज स्पोर्स। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है जब ये जो ऊपर की कवरिंग है ये बर्स्ट आउट हो जाती है और ये सारी की सारी सेल्स यहाँ से स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और ये हर एक सेल एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। अगर मैं स्पेसिफिक होकर आपको डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन होती है द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल into numerous daughter cells, each of which grows into an adult, is called as multiple fission। और ये जनरली आपको कहां देखने के लिए मिलता है, ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है प्लाज्मोडियम में। देखो बाइनरी फिशन का तो एग्जांपल सिंपल था, हाय हाय क्या हो गया, स्पेलिंग ही नहीं सही लिखे जा रही। चलो जी, स्पेलिंग हो जाएगी प्लाज्मोडियम, ठीक है। ऐसा जनरली आपको कहां देखने के लिए मिलता है, प्लाज्मोडियम। अब वापस से कॉन्सेप्ट अलर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर आ रहा है भैया, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध ले, एकदम रेडी एक्टिव हो जाएं, सोने वाले जाग जाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको समझना, आओ समझते हैं। एक चीज होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। क्या होता है जी, एंसिस्टेशन। अब ये एंसिस्टेशन क्या होता है, ठीक है, इसको जरा अच्छे से समझेंगे। देखो एंसिस्टेशन में क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा था मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन को दिमाग में रखना। तो होता क्या है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है, लाइक बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया या बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल्स हो रहे हैं, बाहर जो टेम्परेचर्स हैं टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हो चुके हैं, अगर मान लो कहीं समुद्री इलाका है तो वहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसी चीजें, ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स, बहुत कुछ गिने चुने ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा, यस अमीबा उनमें से एक है, तो अमीबा में ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना लेता है।
अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। और ये सिस्ट इस अमीबा को, मतलब अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, इसको इस अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, इसको इस अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जहां पर अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से अपने चारों तरफ एक 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना लेता है, इस चीज को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम सिस्ट, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है मेरे बच्चों, प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। बात समझ में आ रही है? देखो यहां से एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट डू वी कॉल द प्रोसीजर इन विच अमीबा फॉर्म्स अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग। ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है एनसिस्टेशन, और वो जो 3 लेयर हार्ड कवरिंग होती है वो होती है सिस्ट। फंक्शन क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने का। तो अब आप पूछोगे कि यार जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो उसका मतलब जब तो ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल राइट, आपने सही कहा। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, यानी कि भैया अब फेवरेबल कंडीशंस आ चुकी हैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा प्रोसेस होगा। ये 3 लेयर हार्ड कवरिंग धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी, और अंदर जितने भी डॉटर सेल्स थे, यस मल्टीपल फिशन इसमें भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अंदर जितने भी डॉटर सेल्स थे वो सेल को बस्ट करके बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे और जर्मिनेट करने लगेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बताऊं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन organisms like amoeba cover themselves with a 3 layer hard covering called cyst. This process is called as encystation. On return of favorable condition, it divides by multiple fission within the cyst and produce many amoeba. The cyst burst and spores are liberated to develop into adults. This is called as sporulation. ठीक है, तो जैसे ही जब ये स्पोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उस प्रोसेस को हम बोल देंगे स्पोरुलेशन। बात समझ में आती है? बोलो हाँ या ना, नीचे कमेंट में लिखो यस सर, बात समझ में आ गई एकदम बेहतरीन तरीके से। यार एक काम करो, सर्वर मत बुलाओ, सर्वर अच्छा नहीं लगता मुझे, भैया बुलाओ, भैया बेस्ट है। ठीक है, चलो जी, तो हमने बाइनरी फिशन के बारे में बात कर ली, हमने मल्टीपल फिशन के बारे में बात कर ली। क्या बचा, क्या बचा? बचा जी ट्रांसवर्स फिशन। तुमने बताया नहीं, मेरे से पहला आंसर दो जब तो मजा आएगा। हमारे पास बचा जी, हमारे पास बचा ट्रांसवर्स फिशन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स फिशन भी समझ लेते हैं, छोटा सा ही है, हालांकि आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट। तो इसलिए हम, क्या पता भैया कौन से टीचर्स का आपसे 36 का आंकड़ा हो चुका हो और वो आपके लिए स्पेशल गिफ्ट रख दे एग्जाम में, तो हम नहीं चाहते आप फंसो, इसलिए तो हम यहाँ हैं। तो ट्रांसवर्स फिशन, ठीक है, आइए जी ट्रांसवर्स फिशन समझते हैं। तो ट्रांसवर्स में कुछ नहीं, पेरेंटल बॉडी जो है, ठीक है, वो ट्रांसवर्स तरीके से डिवाइड हो जाएगी, दैट्स इट, इतना सा है बस। सेम वही बाइनरी फिशन वाली डेफिनेशन, व्हेन पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स ट्रांसवर्सली into 2 daughter cells, each of which grows into a new individual is termed as transverse fission। बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात समझनी है, इससे ज्यादा है भी नहीं इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो हमने फिशन में तीनों चीजें समझ ली है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड ट्रांसवर्स फिशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रोसेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगला टाइप वो है बडिंग। ठीक है जी, ये आपके दोस्ती यारी बनाने वाला बडिंग नहीं है, आपके बडी नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, ये एक बड बनती है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, मान लो आपका ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सबस्ट्रेटम है, यानी कि वो हिस्सा जहां जिससे ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हम कौन सा ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, समझदार बच्चों बताओ यार, ये तो पता ही होगा। हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर हाइड्रा के लिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, पेरेंटल बॉडी से एक छोटी सी बड ओरिजिनेट होती है, पेरेंटल बॉडी से एक छोटी सी बड ओरिजिनेट होती है, और वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती है।
ठीक है। इनिशियली तो वो पेरेंटल बॉडी से ही जुड़ी रहती है, वहीं से न्यूट्रिशन ड्राइव करती है सब कुछ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम के बाद वो जो बर्ड है वो पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाती है, वो पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर गिर जाती है, ठीक है। और फिर वो खुद से एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होने लगती है, खुद से वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होने लगती है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग, जहां पर पेरेंटल बॉडी से एक बर्ड ओरिजिनेट होती है जो कि इनिशियली पेरेंटल बॉडी से ही जुड़ी रहती है, वहीं से न्यूट्रिशन ड्राइव करती है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ग्रोथ के बाद वो जो बॉडी होती है, वो जो बर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, बर्ड। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बर्ड। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पेरेंटल बॉडी से ही अटैच्ड है, ग्रोथ हो रही है और न्यूट्रिशन ड्राइव कर रही है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बर्ड पेरेंटल बॉडी से, यहां पर आप नोटिस कर पा रहे हैं कि पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो चुकी है, ठीक है। और फिर वो एक न्यू इंडिविजुअल के तौर पर ग्रो करती है, फिर वो एक न्यू इंडिविजुअल के तौर पर ग्रो करती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बर्डिंग आपको और कहां देखने के लिए मिलती है, एक तो एग्जांपल हो गया हाइड्रा, दूसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा आपके लिए ईस्ट। बर्डिंग आपको ईस्ट में भी देखने के लिए मिलती है, जो कि एक फंगस है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं आप। तो भाई साहब, सर जी आपको बर्डिंग समझ में आ रही है? सर जी हमको तो समझ में आ गई, बट मेरे दोस्त को समझ नहीं आई। तो यार दोस्त को कहो थोड़ा सा लेक्चर रिवर्स करे और देखे, अगर आपको समझ में आ गई है तो आप उसको समझाओ, आपकी भी फायदा होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ी सी खैर मजाक एक तरफ। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं जी फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन तो आइडिया लग गया होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, कुछ ने नाम से अंदाजा लगा लिया होगा। नाम से अंदाजा लगाने वाले समझदार हैं, ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंट यहां पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा है एक टर्म फ्रेगमेंट। तो यस, इस प्रोसेस में होता भी है ये, जो पेरेंटल बॉडी होती है, जो पेरेंटल बॉडी होती है वो देखो, ठीक है। ये मैं बात करता हूं स्पायरोगायरा की, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा जी, स्पायरोगायरा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो पेरेंटल बॉडी होती है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, यानी कि जिनको हम बोलते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स। पेरेंटल बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और फिर वहीं पे फ्रेगमेंट एक पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, फिर वही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये कौन सा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, फ्रेगमेंटेशन। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर पेरेंटल बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स से एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। उस प्रोसेस को, उस ऐसे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अंडरस्टूड? दैट्स इट। तो बस आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आज आपका फर्स्ट डे था, आई होप कि आपको मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगे होंगे। और ये जितना भी करवाया है आज अच्छे से नोट्स बनाने शुरू कर दो, इनको नोट डाउन करो, इनको रिवाइज करो, ठीक है। सोने से पहले एक बार रिवाइज करके जरूर सोना, अगले दिन चुटकी बजाते याद आ जाएंगे। ये थैनोस वाली चुटकी नहीं थी जिसने पूरा आधा यूनिवर्स की बैंड बजा दी थी, ठीक है। फिलहाल तुम्हारे सामने जो भी पेपर आएगा तुम्हें उसकी बैंड बजानी है, ताकि आपके मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 आए, और टीचर भी देखकर जाए, ओ भाई साहब इतने सारे नंबर इनके कैसे आ गए। ये तो थोड़े थोड़े मस्तीखोर थे, लेकिन टीचर्स को क्या पता कि हम सीक्रेटली अपना प्लान फॉलो कर रहे थे, अपनी सक्सेस का प्लान, ठीक है। तो हम कल वापस से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ड्यूरेशन
इतनी ही रखेंगे, बेस्ट ड्यूरेशन है ये ना तो ज्यादा बड़ी होती है ना ज्यादा छोटी होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट ट्रैवल योर मदर, अंडरस्टैंड।